दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास में हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के हमने 3 पार्ट इसके पहले पढ़ लिए हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आज इसका चौथा पार्ट है, जिसकी हम बिना कोई देरी किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे आज। व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापारी श्रेणियों में संगठित थे, यानी श्रेणियों में संगठित रहते थे। इनका मुखिया श्रेष्ठी कहलाता था। तो व्यापारियों का मुख्य क्या कहलाता था? श्रेष्ठी कहलाता था। प्रश्न पूछा जा सकता है। जातकों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है। जो जातक है ना, उनमें 18 प्रकार की श्रेणी, जो व्यापार की श्रेणियाँ थी वो 18 प्रकार की थी। व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण भी एक प्रमुख उद्योग था। यानी व्यापार जो जहाज निर्माण का है वो भी एक उद्योग था। स्ट्रेबो व कौटिल्य के अनुसार जहाज निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। स्ट्रेबो व कौटिल्य ये बातें कहते हैं। पश्चिमी भारत में भृगुकुच, जिसे बड़ोच भी कहते हैं, और पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह थे। पूछा जाता है कि पश्चिम भारत में मौर्य साम्राज्य में कौन सा जो बंदरगाह था? तो पश्चिम भारत में था भृगुकुच और पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति। कौटिल्य के अनुसार स्थल मार्ग की अपेक्षा नदी मार्ग से व्यापार अधिक अच्छा था। स्थल मार्ग की अपेक्षा नदी मार्ग से सस्ता पड़ता था। तक्षशिला, उज्जैन, काशी, कौशाम्बी, तोसली, पाटलिपुत्र आदि आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। यानी देश के जो अंदर व्यापार होता था उनके प्रमुख केंद्र कौन से थे? आंतरिक व्यापार होता था तक्षशिला, उज्जैन, काशी, कौशली और तोसली। तक्षशिला, उज्जैन, काशी, कौशाम्बी और तोसली या पाटलिपुत्र। मिस्र नरेश टोलमी ने लाल सागर के तट पर बरसीन नामक बंदरगाह स्थापित करवाया था। मिस्र का नरेश था टोलमी, उसने लाल सागर के तट पर बरसीन नामक बंदरगाह बनाया था। बरसीन। मौर्य काल का सबसे प्रधान उद्योग सूत कातने व बुनने का था। वस्त्र निर्माण के लिए सरकारी कारखाने भी थे। सूत कातने व बुनने का काम होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार काशी, वंग, पुड्रू, कलिंग, मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। तो अर्थशास्त्र क्या कहता है कि काशी, वंग, पुड्रू, कलिंग, मालवा ये क्या थे? सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। काशी व पुंड्रू में भी रेशमी वस्त्र भी बनते थे। तो काशी और पुंड्रू वहाँ थे, तो वहाँ पर सूती वस्त्रों के साथ रेशमी वस्त्र भी बनते थे। बंग की मलमल विश्वविख्यात थी, यानी बंगाल की जो मलमल थी वो विश्वविख्यात थी। ये मौर्य काल से ही थी। चीनी पट, चीन से आने वाला रेशम कहलाता था चीनी पट। पत्रोम, पेड़ के पत्तों या रेशों से बनाए गए वस्त्र कहलाते थे पत्रोम। पेड़ के पत्तों या रेशों से बनाए गए वस्त्र पत्रोम। दुकुल, श्वेत व चिकना वस्त्र होता था दुकुल। श्रोम, एक प्रकार का रेशमी वस्त्र होता था। रेशमी वस्त्र को क्या कहते थे? श्रोम कहते थे। कोसोय, कौटिल्य द्वारा वर्णित एक प्रकार का वस्त्र है। ये भी कोसोय क्या है? कौटिल्य द्वारा वर्णित एक प्रकार का वस्त्र है। श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी कहलाता था। जो श्रेणियाँ होता था उनका न्यायालय होता था, उनका प्रधान जो होता था उसे महाश्रेष्ठी कहते थे। तो श्रेणियों के प्रधान को कहते थे श्रेष्ठी, और श्रेणियों का न्यायालय था और उनका प्रधान था उसे महाश्रेष्ठी कहते थे। यूनानी लेखक कर्टियस ने श्वेत लोहे की तलवार का उल्लेख किया है। श्वेत लोहे यानी श्वेत लोहे की तलवार का उल्लेख किया था। यह भी कहा है कि मौर्य काल में लोहा उद्योग अत्यंत विकसित अवस्था में था। ये तो हम पढ़ते हैं कि ये जो मौर्य साम्राज्य है, मगध साम्राज्य, उत्कर्ष भी किससे हुआ? लोहे से हुआ। तो मौर्य काल उन्नत अवस्था में, अत्यंत विकसित अवस्था में था। अब है व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे? तो आर्थिक व प्रशासनिक आवश्यकता हेतु राजमार्गों की जरूरत थी। प्रमुख राजमार्ग निम्न थे, यानी बड़े बड़े मार्ग, व्यापारिक मार्ग जो निम्न थे। प्रथम मार्ग था उत्तरापथ से तक्षशिला जाता था। यानी उत्तरापथ किसे कहते हैं? पुष्कलावती। उत्तरापथ से तक्षशिला, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र होते हुए ताम्रलिप्ति जाने वाला राजमार्ग था। जो प्रथम मार्ग है वो उत्तरापथ से तक्षशिला, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र होते हुए ताम्रलिप्ति तक जाता था। उत्तरापथ से कहाँ जाता था? ताम्रलिप्ति। यह सबसे महत्वपूर्ण था। यह मार्ग आजकल ग्रांड ट्रंक रोड नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था
ग्रांड ट्रंक रोड, इसे प्रथम मार्ग कहते हैं। और उत्तरापथ से तक्षशिला तक जाता था, कश्मीर से ताम्रलिप्ति तक जाता था। दूसरा मार्ग है यह पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ से मिलता था। पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ से मिल जाता था। तीसरा मार्ग यह दक्षिण में प्रतिष्ठान से लेकर श्रावस्ती तक जाता था, प्रतिष्ठान से श्रावस्ती। चौथा मार्ग भृगुकुच से उज्जैन होते हुए मथुरा तक जाता था, ये भृगुकुच से जाता था मथुरा तक। मेघसनीज ने इंडिका में सिंध से पाटलिपुत्र जाने वाले मार्ग का उल्लेख भी किया है। सिंध से कहाँ जाता था? पाटलिपुत्र, बिहार। अब है मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति का विस्तार, यानी भौतिक संस्कृति का विस्तार कैसे हुआ मौर्य काल में। भौतिक संस्कृति, मौर्यकालीन भौतिक संस्कृति का गंगा घाटी क्षेत्र में विस्तार में लोहे के उपयोग, आहत सिक्कों के उपयोग, उत्तरकाली पोलिस मर्दभांड के प्रयोग, पक्की ईंटों, मंडल कूपों के उपयोग ने उत्तरी पूर्वी भारत में नगरों की संख्या में वृद्धि में योगदान दिया। यानी भौतिक सुख कैसे बढ़े? गंगा घाटी में लोहे के उपयोग, आहत सिक्कों का उपयोग और उत्तरकाली जो पोलिस मर्दभांड के प्रयोग, पक्की ईंटों, मंडल कूपों के उपयोग ने उत्तरी भारत में नगरों की संख्या में काफ़ी वृद्धि कर दी। पक्की ईंटों में मंडल कूपों का प्रयोग भी सबसे पहले मौर्य काल में दृष्टिगोचर होता है। पक्की ईंट और मंडल कूप, उनका प्रयोग सबसे पहले मौर्य काल में ही दिखाई देता है। पक्की ईंटों ने अधिक स्थायी मकानों के निर्माण में मदद की। मंडल कूपों यानी रिंग वेल्स के निर्माण से पानी के लिए नदी तट पर बस्तियों के निर्माण की परंपरा में परिवर्तन हुआ। जब लोग कुएं खोदकर नदी के तट से दूर दूर के इलाकों में बसने लगे, क्योंकि पहले कहाँ बसते थे? बिल्कुल नदी के किनारे बसते थे। जैसे मंडल कूपों का निर्माण हुआ तो लोग नदियों से दूर पानी की सुविधा से रहने भी लग गए। अतः मंडल कूपों ने पानी की समस्या के समाधान में मदद की। ये मंडल कूप तंग बस्तियों में शोष गतों का भी कार्य करते थे, यानी शोष गते का कार्य भी गड्ढों के रूप में काम करते थे। मौर्य काल में उत्तरकाली पोलिस मर्दभांड मिले हैं। उत्तरकाली पोलिस मर्दभांड मौर्य काल में उड़ीसा में शिशुपालगढ़ व बंगाल में चंद्रकेतुगढ़ इन मर्दभांडों के उत्खनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मर्दभांडों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उड़ीसा में शिशुपालगढ़ और बंगाल में चंद्रकेतुगढ़ मर्दभांडों के उत्खनन, यानी उत्खनन हुआ है कहाँ पर? उड़ीसा में शिशुपालगढ़ में और बंगाल में चंद्रकेतुगढ़ में। अब है मौर्यकालीन कला। पटना के बुलंदी बाग क्षेत्र से मौर्यकालीन लकड़ी का महल मिला है, वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। मौर्यकालीन महल मिला है, लकड़ी का मिला है कहाँ? पटना के समीप है बुलंदी बाग। पटना के पास क्या? बुलंदी बाग, वहाँ से मौर्यकालीन लकड़ी का महल मिला है। और पटना के समीप ही कुम्हरहार गांव से मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष भी मिले हैं। यानी ये दो जगह है जहाँ से राजप्रसाद के मिले हैं, तो पटना के बुलंदी बाग और पटना के ही कुम्हरहार गांव। बुलंदी बाग और कुम्हरहार गांव से क्या मिले हैं? राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं और ये लकड़ी का मिला है, लकड़ी का बना हुआ था, जो वर्तमान स्वरूप में तो अब नहीं मिला है। फाहयान के अनुसार यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरना देवों द्वारा निर्मित है। तो फाहयान इनके बारे में कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि मानव ने बनाया, ऐसा लगता है कि किसने बनाया? देवों ने बनाया, देवताओं ने इनका निर्माण किया। इतने सुंदर, बहुत ही शानदार, भव्य ये राजप्रसाद थे। एरियन के अनुसार इस राजप्रसाद की शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बतना ही कर सकते हैं। एरियन ये बात कहता है। इन राजप्रसादों को देख करके, इन महलों को देख करके एरियन कहता है कि इनका मुकाबला न तो सूसा और न एक बतना ही कर सकते हैं। यानी किसी भी सभ्यता में ऐसे भवन, ऐसे मकान नहीं बने हैं। मौर्य काल में काष्ठ के स्थान पर पत्थर का उपयोग शुरू हो गया, पत्थर भी शुरू हो गया था काठ के स्थान पर। अशोक के एकाश्मक स्तंभ, एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए को क्या कहते हैं? एकाश्मक स्तंभ। मौर्य काल कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। इन पर चमकदार पॉलिश है। जो भी दूसरी सभ्यताएं हैं वहाँ पर ऐसे नहीं मिलते, यानी एक ही पत्थर का बनाया हुआ नहीं मिलता। जबकि अशोक के एकाश्मक स्तंभ की विशेषता क्या है? कि एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं। अशोक के स्तंभ उत्तर प्रदेश के चुनार यानी मिर्जापुर के बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। अशोक के स्तंभ किससे बने हुए हैं? उत्तर प्रदेश में चुनार जगह है जिसे मिर्जापुर के अंदर है चुनार, और उसके बलुआ पत्थर से बने हैं। चुनार के
बलुआ पत्थर से बने अशोक के जो स्तंभ बने हैं वो स्तंभों का शीर्ष अलग बना हुआ है, शीर्ष पर पशुओं की मूर्तियां हैं। अशोक का स्तंभ अलग है, उसका शीर्ष अलग है, और शीर्ष पर किसकी आकृतियां हैं, मूर्तियां हैं, पशुओं की मूर्तियां हैं। शीर्ष का मुख्य अंश घंटा है, जो ऊपरी ऊपर का अंश है उसे क्या कहते हैं, घंटा कहते हैं। इसे अवांगमुखी कमल कहा जाता है, अवांगमुखी कमल कहा जाता है घंटे को। और शीर्ष पर 4 पशुओं का अंकन है, हाथी, घोड़ा, सिंह और बैल। हाथी, घोड़ा, सिंह और बैल। शीर्ष पर 4 पशुओं का अंकन है। प्रत्येक स्तंभ पे याद रखना 4 पशु है, हाथी, घोड़ा, सिंह और बैल। हाथी, घोड़ा, सिंह और बैल। अशोक के स्तंभ और पशु कौन कौन से कहाँ पर है, तो सारनाथ है ना, वो स्तंभ है, उसके ऊपर 4 सिंह हैं, और लोरिया नंदनगढ़ पर 1 सिंह है, रामपुरवा स्तंभ पर 1 बैल है, वैशाली स्तंभ पर 1 सिंह है, और संकिस्सा स्तंभ पर 1 हाथी है, और सांची स्तंभ पर क्या है, 4 सिंह है। याद रह जाएंगे, सारनाथ पर 4 सिंह, लोरिया नंदनगढ़ 1 सिंह, रामपुरवा 1 बैल। रामपुरवा याद रखना 1 बैल है, वैशाली से 1 सिंह है, संकिस्सा से 1 हाथी है, और सांची से 4 सिंह हैं। तो इसमें एक सारनाथ याद रखना है, 4 शेर है, और एक लोरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा में 1 बैल है, ये याद रखना, और संकिस्सा में 1 हाथी है। रामपुरवा के दूसरे स्तंभ पर 1 सिंह बिठाया गया है। तो रामपुरवा में एक स्तंभ है, उस पर तो बैल है, और दूसरे पर सिंह बिठाया गया है। कौशाम्बी, रामपुरवा, वैशाली, संकिस्सा के स्तंभ लेख भिन्न है। यानी ऐसे 4 जो स्तंभ है, कौशाम्बी, रामपुरवा, वैशाली और संकिस्सा, उस पर क्या है, स्तंभ पर लेख नहीं लिखे हुए हैं। तो ऐसे स्तंभ जिस पर लेख नहीं लिखे हुए हैं, कौशाम्बी, रामपुरवा, वैशाली और संकिस्सा। कौशाम्बी, रामपुरवा, वैशाली और संकिस्सा। बार बार वीडियो को रिपीट करना, याद करना। अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वश्रेष्ठ नमूना सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्ष है। यानी एकाश्म का सबसे श्रेष्ठ नमूना कौन सा है, जो सारनाथ के अंदर सिंह है ना, उसका शीर्ष, जिसमें 4 सिंह पीठ संटाए बैठे हैं, 1 चक्र धारण किए हुए हैं। यह चक्र बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। यानी जो सारनाथ है वहाँ पर जो स्तंभ है, वहाँ पर 4 शेर बिठाए गए हैं और 1 चक्र धारण किए हुए हैं। ये चक्र बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। आधुनिक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी सारनाथ के स्तंभ से लिया गया राष्ट्रीय चिन्ह। इस चक्र में मूलतः 32 तीलियां थी। सांची व बृहत के मूल स्तूप के निर्माण का श्रेय भी अशोक को दिया जाता है। जो सांची का स्तूप है, बृहत का स्तूप है, उसके मूल जो स्तूप का निर्माण किसने करवाया, अशोक ने करवाया था। भारतीय स्तंभ क्या है, सपाट हैं, जबकि ईरानी स्तंभ क्या है, नालीदार हैं। यानी ऊपर से भारतीय स्तंभ क्या है, सपाट, एकदम सीधे हैं। अशोक ने वास्तुकला की नई शैली गुफा निर्माण का कार्य किसने शुरू किया था, अशोक ने। बराबर यानी गया जिला की 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था। इनमें है कर्ण, सुदामा, चौपार और विश्व झोंपड़ी। किसने करवाया, अशोक ने। बराबर कहाँ है, गया जिला बिहार में। 4 गुफाओं का निर्माण किसने करवाया, अशोक ने। कर्ण, सुदामा, चौपार और विश्व झोंपड़ी। बराबर की पहाड़ियों में लोमस ऋषि की गुफा भी मौर्यकालीन है, इसका निर्माण दशरथ ने करवाया। तो बराबर की पहाड़ियों में एक लोमस ऋषि की गुफा भी है, तो लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण किसने करवाया था, दशरथ ने करवाया था। अशोक के पुत्र दशरथ ने करवाया। अशोक के पुत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों को 3 गुफाएं प्रदान की है। दशरथ ने भी आजीविकों को 3 गुफा प्रदान की। इसमें सबसे प्रसिद्ध क्या है, गोपी गुफा प्रसिद्ध है। वापी गुफा और पद्धति अन्य गुफाएं हैं। 3 गुफाएं हैं, गोपी गुफा, वापी गुफा और पद्धति के गुफा। किसने दान दी आजीविकों को, दशरथ ने दी। सबसे प्रसिद्ध कौन सी, गोपी गुफा, और दूसरी वापी, तीसरी पद्धति गुफा। अब है लोक कला, मौर्य साम्राज्य की लोक कला। मथुरा के परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति, यानी यह मणिभद्र कहलाती है, यक्ष मूर्ति, और पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्रहणी यक्षी, बेसनगर से प्राप्त यक्षी, ग्वालियर की मणिभद्र यक्षी की मूर्ति, राजघाट वाराणसी से प्राप्त त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा, और शिशुपालगढ़ से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा। यानी ये प्रतिमा यहाँ से मिली है। पटना के बुलंदी बाग से नर्तकी की एक मर्ण मूर्ति मिली है। पटना के बुलंदी बाग से क्या मिली है, नृत्य
रथ के मण मूर्ति मिली है। तथा रथ का एक पहिया मिला है जिसमें 24 तिलियां है। रथ का पहिया मिला है जिसमें कितनी तिलियां? 24 तिलियां। उड़ीसा में धौली में चट्टान को काटकर हाथी की आकृति बनाई गई है। धौली उड़ीसा में चट्टान को काटकर हाथी की आकृति बनाई गई है। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे? तो इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं। हेमचंद राय चौधरी बताते हैं कि अहिंसक या शांति प्रिय नीति, यानी अशोक ज़्यादा शांति प्रिय हो गया, ये भी कारण हेमचंद राय चौधरी बताते हैं। और जनता अहिंसक हो गई। डी कोशाम्बी कहते हैं कि आर्थिक संकट आ गया। डी कोशाम्बी क्या कहते हैं? यानी आर्थिक तंगी आ गई। हरिप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि धार्मिक नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति। अशोक की जो ब्राह्मण विरोधी नीति थी उसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। हरप्रसाद शास्त्री ये बात कहते हैं। DN झा ये कमज़ोर उत्तराधिकारी बताते हैं। अशोक के बाद जो भी उत्तराधिकारी आए वो बहुत कमज़ोर थे। ये DN झा ये कमज़ोर उत्तराधिकारी बताते हैं। रोमिला थापर कहती है कि केंद्रीय प्रशासन मजबूत नहीं रहा और अप्रशिक्षित नौकरशाही इसका ये कारण रहा था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। रिपीट करते हैं। हेमचंद राय चौधरी क्या कहते हैं? अहिंसक या शांतिप्रिय नीति बताते हैं। डी कोशाम्बी क्या बताते हैं? आर्थिक संकट बताते हैं। हरप्रसाद शास्त्री धार्मिक नीति या ब्राह्मण विरोधी नीति बताते हैं। शास्त्री क्या बताएंगे? ब्राह्मण विरोधी नीति। DN झा क्या बताएंगे? कमज़ोर उत्तराधिकारी। रोमिला थापर कहती है केंद्रीय प्रशासन कमज़ोर और अप्रशिक्षित नौकरशाही। मौर्य शासक बिंदुसार के विभिन्न नाम। जो मौर्य शासक बिंदुसार थे उनके अलग अलग नाम है, इनको थोड़ा देख लेते हैं नाम और स्रोत। तो अमित्रोचेट्स कौन कहता है? यूनानी लेखक कहते हैं। बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कौन कहते हैं? यूनानी लेखक। अमित्रघात कौन कहते हैं? संस्कृत ग्रंथ व फ्लीट अमित्रघात कहते हैं। एमिट्रोकेट्स कहते हैं, स्ट्रेबो कहता है एमिट्रोकेट्स। और मद्रसार या भद्रसार वायु पुराण में कहा गया है। सिंह सेन कहा गया जैन ग्रंथों में। बिंदुसार को सिंह सेन जैन ग्रंथों में, और बिंदुपाल कहा गया है फा पेन चुलिन चीनी ग्रंथ है। तो फा पेन चुलिन चीनी ग्रंथ में क्या कहा गया? बिंदुपाल कहा गया है। रिपीट करें। यूनानी लेखक कहते हैं अमित्रोचेट्स। संस्कृत ग्रंथ व फ्लीट महोदय कहते हैं अमित्रघात। और स्ट्रेबो कहता है एमिट्रोकेट्स स्ट्रेबो। वायु पुराण भद्रसार या मदरसार। जैन ग्रंथ सिंह सेन और फा पेन चुलिन बिंदुपाल। अब है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र प्राचीन भारत में राजकीय और सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी सामाजिक और राजकीय। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय चिंतन की नीति शास्त्र परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ भी है। अर्थशास्त्र क्या है? भारत में राजकीय और सामाजिक व्यवस्था और नीति शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ भी है। नीति संबंधी बातें, इसमें व्यक्ति के लौकिक आचरण, यानी जो इस लोक में यहाँ पर जो आचरण करता है वो उसकी उन्नति, राज्य की सैद्धांतिक व व्यवहारिक समस्याओं आदि का विवेचन किया गया है। चाहे सामाजिक हो, नीति शास्त्र से संबंधित हो, लौकिक से संबंधित हो, सैद्धांतिक हो या व्यवहारिक समस्या, सभी पर चर्चा की गई है, विवेचन किया गया है। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि कैसे राज्य को प्राप्त करना और सहेजना चाहिए, यानी राज्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और कैसे उसको चलाया जाता है। 1905 ईस्वी में तंजौर के एक ब्राह्मण ने अर्थशास्त्र की हस्तलिखित पांडुलिपि मैसूर रियासत के एक पुस्तकालय अध्यक्ष शाम शास्त्री को भेंट की। 1905 में क्या? तंजौर का एक ब्राह्मण था, अर्थशास्त्र की हस्तलिखित, यानी उसने अर्थशास्त्र पर हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि थी, वो मैसूर रियासत के पुस्तकालय अध्यक्ष थे, शाम शास्त्री को भेंटें की थी। पुस्तकालय में रखी थी मैसूर रियासत के। किसने? एक ब्राह्मण ने, तंजौर के ब्राह्मण ने, जिन्होंने 1909 में इस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया। और कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त शर्मा भी मिलता है, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र गद्य पद्य दोनों का मिश्रण है, इन दोनों में लिखा गया है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है जिनकी विषय वस्तु निम्नलिखित है। 15 अधिकरण है, अलग अलग अधिकरण में अलग अलग बात बताई गई है। तो प्रथम अधिकरण क्या कहता है? अर्थशास्त्र का प्रथम अधिकरण कहता है कि राज्य की समस्याओं, ज्ञान की शाखाओं आदि का सैद्धांतिक विवेचन है, यानी राज्य की क्या समस्या है और क्या उनकी शाखा है, ये प्रथम अधिकरण है। दूसरे अधिकरण में क्या है? राज्य के प्रशासनिक विभाग, संगठन
और पदाधिकारियों का विवेचन है। दूसरे अधिकरण में क्या है, प्रशासनिक विभाग, यानी जो डिपार्टमेंट है, संगठन है और पदाधिकारी है। डिपार्टमेंट, संगठन और पदाधिकारी दूसरे में है। तीसरे और चौथे अधिकरण में क्या है, राज्य के दीवानी और फौजदारी न्यायिक प्रणाली है। यानी राज्य के अंदर जो दीवानी और फौजदारी मामले होते हैं वो तीसरे और चौथे में है। दीवानी और फौजदारी तीसरे और चौथे में। पांचवें अधिकरण में क्या है, कर्मचारियों के अनुशासन, अधिकार और दायित्व है। यानी जो कर्मचारी होंगे राज्य के, उनके क्या अनुशासन, कैसे अनुशासन में रहना, कैसे अधिकार और दायित्व है, यानी उनके कर्तव्य, अधिकार और सब कुछ दिया हुआ है। अधिकारियों के बारे में है, कर्मचारियों के बारे में है। पांचवा अधिकरण। छठा अधिकरण क्या है, 7 प्राकृतिक अंगों, सप्तांग सिद्धांत व मंडल सिद्धांत का विवेचन किया गया। तो छठे में क्या है, सप्तांग सिद्धांत दिए गए। राज्य के सप्तांग सिद्धांत या मंडल सिद्धांत छठे में दिए गए हैं। सप्तांग सिद्धांत कौन से में, छठे अधिकरण में। मंडल सिद्धांत अब है 7वें अधिकरण में। षड्गुण नीति के उद्देश्यों व प्रकारों पर विवेचन किया गया है ताकि शत्रु, मध्यम व उदासीन राज्यों को वश में किया जा सके। षड्गुण नीति यानी अलग अलग नीतियों के बारे में बताया गया है ताकि शत्रु, मध्यम व उदासीन राज्यों को वश में किया जा सके, यानी सभी प्रकार के शत्रुओं को वश में किया जा सके। 7वें अधिकरण में षड्गुण नीति बताई गई है। 8वें अधिकरण में व्यसनों के निरूपण संबंधी व्यवस्थाओं का विवेचन है। यानी व्यसन, जो भी बुराई है, व्यसन है, बुराई के बारे में बताया गया है। जो गलत नशे हैं उनके बारे में 8वें अधिकरण में बताया गया है, उनका निरूपण कैसे किया जाए। 9वें अधिकरण में विभिन्न आपत्तियों, आक्रमण से राज्य के बचाव की नीतियों का वर्णन है। यानी राज्य पर आक्रमण हो तो उसका बचाव कैसे किया जाए, ये 9वां अधिकरण बताता है। 10वां अधिकरण युद्ध नीति के बारे में बताया, यानी युद्ध नीति कैसी होनी चाहिए। 11वां अधिकरण बताता है शत्रु को भेद डालकर नष्ट करने, उसे वश में करने के बारे में। यानी शत्रु के अंदर भेद कैसे डालें, यानी मजबूत शत्रु है तो उसको वश में करने के लिए भेद कैसे डालें, तो 11वां अधिकरण ये बात बताता है। भेद डालने वाला 11वां अधिकरण। 12वां अधिकरण राजा द्वारा अपनाए जाने वाले रक्षा उपायों, यानी कौन कौन से रक्षा उपाय राजा को अपनाने चाहिए, 12वां अधिकरण यह बताता है। 13वां अधिकरण दुर्ग प्राप्ति के उपायों, यानी किसी दुर्ग को कैसे प्राप्त किया जाता है, ये 13वां अधिकरण बताता है। और 14वां अधिकरण बताता है शत्रु के नाश के लिए विषैली औषधियों, मंत्रों आदि का वर्णन। यानी शत्रु को नाश करने के लिए विषैली औषधियाँ और मंत्र आदि का प्रयोग करना चाहिए। 14वां अधिकरण ये बताता है विषैली औषधियों के बारे में। 14वां अधिकरण बताता है। 15वां अधिकरण यह परिभाषिक है, यानी किसी भी शब्दों को परिभाषित किया गया है 15वां अधिकरण में। क्या, इसमें अर्थशास्त्र के अर्थ की सामान्य विवेचना प्रस्तुत की गई है। यानी सामान्य उसकी विवेचना क्या है, यह भी बताया गया है कि नंद राजा को नष्ट करने वाले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। यानी इसमें स्वयं में बताया कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कौटिल्य ने की थी, नंद राजा को नष्ट करने के लिए। मेगस्थनीज व पतंजलि कौटिल्य के नाम का उल्लेख नहीं करते हैं। मेगस्थनीज व पतंजलि क्या नहीं करते, कौटिल्य नाम का उल्लेख नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है। मेगस्थनीज इंडिका लिखी और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और कौटिल्य का उल्लेख नहीं किया। अशोक के विभिन्न नाम व उपाधि क्या क्या थे, तो अशोक इसका व्यक्तिगत नाम जिसका उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेटुर और उद्देगोलम अभिलेखों में मिलते हैं। यानी अशोक का व्यक्तिगत नाम कहाँ मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेटुर और उद्देगोलम अभिलेख में मिलता है। सबसे पहले मास्की में 1915 में इसमें अशोक का नाम पढ़ा गया था। सबसे पहले अशोक का नाम पढ़ा गया किसमें, मास्की में 1915 में। देवनाम प्रिय यह राजकीय उपाधि थी। अशोक की राजकीय उपाधि थी देवनाम प्रिय प्रियदर्शी यह आधिकारिक नाम था। देवनाम प्रिय राजकीय उपाधि थी, प्रियदर्शी आधिकारिक नाम था। मगध का राजा, ये भाबरू अभिलेख में मिलता है कि मगध का राजा। अशोक मौर्य ये जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, रुद्रदमन द्वारा लिखित है, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में अशोक मौर्य मिलता है। अशोक वर्धन ये पुराणों में मिलता है, यूनानी स्रोतों में अशोक का वर्णन नहीं मिलता। मौर्यकालीन शब्द और उनके अर्थ, तो सीता राजकीय भूमि या इस भूमि से प्राप्त आय जो होती थी, राजकीय भूमि को कहते थे और भूमि से प्राप्त आय को भी सीता कहते थे। जो राजकीय भूमि होती थी उससे बलि एक प्रकार का धार्मिक कर या चढ़ावा था।
बलि धार्मिक अर्थ था। क्षेत्रक भूमि का मालिक होता था क्षेत्रक। उपवास काश्तकार होता था, जो भूमि पर काश्त करता था, उपवास कहते थे। रूपा जीवा वेश्यावर्ती कर जीविका उत्पन्न करने वाली स्त्रियां, रूपा जीवा। जेठक शिल्पी संघ का मुखिया होता था, जो शिल्पी संघ का मुखिया होता था जेठक कहते थे। श्रेष्ठी व्यापारिक संघ का मुखिया श्रेष्ठी कहलाता था। गृहपति भूस्वामी होता था, भूमि का स्वामी गृहपति कहलाता था। सेतु फल फूल सब्जियों पर लिया जाने वाला कर, फल फूल फ्रूट्स पर जो सब्जियों पर लिया जाता था उसे सेतु कहते थे, सेतु। विष्टि ये बगार होता था, बिना पैसे दिए काम करवाया जाता था, उसे विष्टि कहते थे। और भाग ये भूमि कर था, किसानों की निजी भूमि पर कर, यानी किसानों की खुद की भूमि होती थी उनसे जो कर लिया जाता था उसे कहते थे भाग, भूमि कर। अमात्य उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का वर्ग था, जिसे अमात्य कहते थे। उद्रंग भूमि माप के समय लिया जाने वाला कर, भूमि की माप के समय भूमि माप उद्रंग कर होता था, क्योंकि माप में खर्चा लगता है तो उसके लिए उद्रंग था। परण्य ये आपातकालीन कर था, इमरजेंसी टैक्स था परण्य। सेना भक्तम सेना कर, जो सेना के प्रयाण के समय तेल व चावल के रूप में लिया जाता था, यानी जब सेना की जरूरत पड़ती थी, तेल चावल सेना को चाहिए तो उसे कहते थे सेना भक्तम कर। हिरण्य नगद कर्ज, जो अनाज के रूप में नहीं लिया जाता था, नगद लिया जाता था, अनाज के रूप में नहीं लिया जाता था। राष्ट्र अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व, यानी अन्य साधनों से प्राप्त जो राजस्व होता था उसे क्या कहते थे, राष्ट्र। पौर राजधानी का एक शासक था, राजधानी के शासक को क्या कहते थे, पौर। अक्षपटलाध्यक्ष महालेखापाल, महालेखापाल को अक्षपटलाध्यक्ष कहते थे। महामात्य सर्प गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था, महामात्य सर्प। वार्ता कृषि पशुपालन व्यापार का सम्मिलित रूप वार्ता था, याद रखना भाई, कृषि पशुपालन और व्यापार। पथिक कर समाहर्ता द्वारा वसूल किया गया अतिरिक्त कर, समाहर्ता जो टैक्स वसूल करता था उसके जो अतिरिक्त वसूल कर लेता था उसे पथी कर कहते थे। विविध पशुओं की रक्षा के लिए वसूला गया कर, यानी पशुओं की रक्षा की जाती थी उसके लिए विविध था कर। रक्षित ये पुलिस अर्थशास्त्र के अनुसार रक्षित क्या था, पुलिस। कोष्ठिक सरकारी जलाशय से सिंचित भूमि से लिया जाने वाला कर, जो सरकारी जलाशय थे उनसे सिंचित करने के लिए भूमि को जो लिया जाता था उसे कोष्ठिक कहते थे, कोष्ठिक कोष्ठिक। सार्थवा व्यापारियों का काफिला होता था, सार्थवा कहा जाता था। परिनक सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा हानि पहुंचाने पर लिया जाने वाला कर, सरकारी भूमि थी और उस पर कोई पशु हानि पहुंचा देता था तो उसे कहते थे परिनक। पिंड कर पूरे गांव से एक वर्ष में एक बार वसूला जाने वाला कर, पिंड कर। औपायनिक विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट ये होती थी औपायनिक। पार्श्व अधिक लाभ होने पर व्यापारियों से लिया जाने वाला कर होता था पार्श्व। अब है अशोक के 14 शिलालेख और उनकी विषय वस्तु क्या क्या है अलग अलग। तो अशोक के 14 शिलालेख है, उनकी विषय वस्तु है। प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख में क्या है, समाज या उत्सव का निषेध है, यानी समाज में किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं बनाया जाएगा, ये प्रथम शिलालेख कहता है। पशु बलि का निषेध, पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। अशोक के शिलालेखों में क्या कहा गया, प्रथम शिलालेख में कोई उत्सव नहीं बनाएगा और कोई पशु बलि नहीं देगा। अशोक लिखता है कि पहले पाकशाला में हजारों जानवर मारे जाते थे, भविष्य वो अब नहीं मारे जाएंगे। तो प्रथम शिलालेख में ये बात बता दी, उत्सव नहीं, पशु बलि नहीं और कोई भी जानवरों को मारेगा नहीं। द्वितीय शिलालेख, इसमें सीमांत राज्यों जो आसपास के राज्य हैं उनकी चर्चा की गई है द्वितीय शिलालेख में, जिसमें चोल है, पांड्य है, क्षत्रिय पुत्र है, केरल पुत्र है और श्रीलंका है। तो सीमांत राज्यों की चर्चा किसमें की गई है, द्वितीय शिलालेख में। चोल, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र, केरल पुत्र, श्रीलंका। यवन राजा एंटियोक्स का भी उल्लेख है, ये दूर का ये राजा भी है जिसका उल्लेख है, तो यवन राजा थे एंटियोक्स। द्वितीय शिलालेख में ही पशुओं और मनुष्यों के लिए चिकित्सालय बनाना, दवाइयों के लिए जड़ी बूटियों बनाना, यानी चिकित्सालय संबंधी दवाइयों संबंधी जानकारी भी द्वितीय शिलालेख में है। लोक कल्याण के कार्य जैसे कुएं खुदवाना, छायादार पेड़ लगवाना, ये भी दूसरे में ही है। तो दूसरे में क्या क्या है, सीमांत राज्यों की चर्चा की गई है, एंटियोक्स की भी चर्चा की गई है, चिकित्सालय और दवाइयों की भी चर्चा की गई है और लोक कल्याण से जुड़े कार्यों की भी चर्चा द्वितीय शिलालेख में
की गई है। अब है तीसरा शिलालेख, तृतीय शिलालेख। इसमें क्या कहा है, युक्तों को राजकों और प्रादेशिकों के साथ प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश, यानी जो राजक और प्रादेशिक जाते थे उनके साथ युक्तों को भी जाना है। तो युक्त, राजक और प्रादेशिक तीनों को 5वें वर्ष दौरा करना, ये बात तीसरे में है। माता पिता, मित्रों, रिश्तेदारों के प्रति आज्ञाकारी होना, ब्राह्मणों श्रमणों को दान देना, ये भी तीसरे से संबंधित है। चाहे माता पिता हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, सबकी आज्ञाओं का पालन करना तृतीय शिलालेख में है। अहिंसा, अल्प संग्रह, अपव्यय धर्म के लिए आवश्यक है। यह भी बताया गया है कि हिंसा नहीं करनी, ज़्यादा संग्रह नहीं करना और ज़्यादा व्यय नहीं करना। ये भी कौन से में है, तीसरे में ही है। अहिंसा, अल्प संग्रह और अल्प व्यय। चतुर्थ शिलालेख क्या कहता है, रण घोष के स्थान पर धम्म की घोष की आवाज़ उठी। तो चतुर्थ इंपॉर्टेंट क्या, रण घोष था पहले युद्ध, और उसके स्थान पर अब धम्म घोष, यानी धम्म को अपनाना है, न कि युद्ध को अपनाना है। लोगों को दिव्य विमान, हाथी, अग्निस्कंद आदि दिव्य रूपों के दर्शन करवाने हैं। पांचवां शिलालेख, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। ये बात पांचवां शिलालेख कहता है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति कब की गई, 13वें वर्ष में। ये बात कहाँ पर है, 5वें शिलालेख में। यवन, कंबोज, गंधार, रिष्टिक, पोतनिक आदि जनपदों में जातियों का उल्लेख है। तो यवन हो, कंबोज हो, गंधार हो, रिष्टिक हो, पैतनिक हो आदि जनपदों में जातियों का उल्लेख भी कहाँ पर है, 5वें शिलालेख में है। छठा शिलालेख क्या कहता है, अशोक ने प्रतिवेदकों को स्पष्ट आदेश दिया कि वह चाहे कहीं भी हो, चाहे वह खाना खा रहा हो, अंतःपुर में हो, उसके प्रतिवेदक प्रजा के कार्यों की सूचना देते रहें। अशोक ने छठे शिलालेख में कहा है कि मैं कहीं पर भी हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, खाना खाओ, सो आप मेरे को सूचनाएं देते रहना। छठा शिलालेख ये कहता है। सातवां शिलालेख क्या कहता है, इसमें लोगों को धर्म श्रावण के संदेश दिए गए हैं और सभी धर्मों को सभी स्थानों पर रहें, सभी धर्मों के लोग सभी स्थानों पर रह सकते हैं। सभी पंथों के मध्य आत्म नियंत्रण में मन की पवित्रता होनी चाहिए, ये बात कही गई है। सातवें शिलालेख में कहा गया है, धर्म के बारे में कहा गया है, यानी सभी धर्मों को छूट दी गई है, सभी अपने धर्म को माने, सभी कहीं पर भी रहे। और आठवां शिलालेख, शासन के 10वें वर्ष में विहार यात्रा, यानी अखेट के स्थान पर धम्म यात्रा की शुरुआत की। पहले जो विहार यात्रा होती थी, पशुओं को शिकार करते थे, उसके स्थान पर किसी की धम्म यात्रा शुरू कर दी, जिसमें ब्राह्मणों, सन्यासियों, लोगों से मिलना, धर्म वार्ता करना, धम्म संबंधी प्रश्नों का उत्तर दिया जाता था। जो अखेट किया जाता था, पशुओं का शिकार किया जाता था। आठवें शिलालेख के अनुसार अब क्या करना है, धम्म की यात्रा करनी है, ब्राह्मणों, सन्यासियों मिलना, धम्म से संबंधित बात करना, प्रश्न पूछना। नौवां शिलालेख, लोग विशेषतः स्त्रियां बहुत से सारहीन मंगल करती है, इनके स्थान पर धम्म मंगल करना है। स्त्रियों को क्या करना है, धम्म मंगल, गुरुजनों का सम्मान, ब्राह्मणों श्रमणों को दान देना, अहिंसा करना। इस शिलालेख में धम्म मंगल का श्रेष्ठ बताया गया है। तो 9वें शिलालेख में स्त्रियों से संबंधित कहा गया है कि वो बहुत से सारहीन मंगल करती है, यानी अच्छे काम नहीं करती, उनके स्थान पर क्या करना है, धम्म मंगल करना है। और लोग क्या है, गुरुजनों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान, श्रमणों को दान देना, और ये धम्म मंगल ही श्रेष्ठ बताया गया 9वां शिलालेख में। 10वां शिलालेख, इसमें धम्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है, यानी धम्म ही सभी में श्रेष्ठ है। 10वां शिलालेख कहता है धम्म ही क्या है, श्रेष्ठ है। और 11वां शिलालेख, धम्म दान साधारण दान से उत्तम है, यानी जो साधारण दान दिया जाता है उससे उत्तम क्या है, धम्म दान। दासों व सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति उदारता, ऐसा ही धम्म दान है। तो धम्म दान क्या है, 11वें शिलालेख में कहा गया, धम्म दान माता पिता की सेवा करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति उदारता, यानी उनके प्रति आदर भाव रखना, ऐसा ही क्या है, धम्म दान है। 12वां शिलालेख, यह धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख है, यानी सभी को बराबर दर्जा देता है। 12वें शिलालेख में कहता है धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख है। इसमें कहा गया कि सभी संप्रदाय के लोग एक दूसरे के संप्रदाय के सिद्धांतों को जाने, एक दूसरे को जाने, सभी धर्मों के सार वर्दी की कामना की गई है, यानी सभी धर्मों का क्या हो, वर्दी हो। जो मनुष्य अपने धर्म को पूछता है, दूसरे के
धर्म की आलोचना करता है, वैसा करते हुए अपने धर्म को हानि पहुंचाता है। यानी दूसरे के धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए, ये 12वें शिलालेख में कहा गया है। अतः वाणी पर संयम होना चाहिए। अपने वाणी पर क्या होना चाहिए? लगाम होनी चाहिए। इसमें धम महामात्र, स्त्राध्यक्ष महामात्र और वर्ज भूमिक महामात्र नामक अधिकारियों के नाम मिलते हैं। धर्म महामात्र अलग, स्त्री अध्यक्ष महामात्र अलग और ब्रजभूमि महामात्र अलग है। 13वां शिलालेख क्या कहता है? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग विजय की जानकारी देता है। 13वें शिलालेख में 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया, यह जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख से। दम विजय साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी है। कलिंग विजय में नरसंहार पर पश्चाताप किया हुआ है, ये भी 13वें शिलालेख में है। विदेशी राजाओं एंटियोकस, टोलमी, एंटिगोनस, मेगस, अलेक्जेंडर का उल्लेख, इन राजाओं के क्षेत्र में भी धम विजय का उल्लेख है। तो विदेशी राजाओं के बारे में जानकारी 13वां शिलालेख देता है। दक्षिण में चोल, पांड्य, श्रीलंका में धम विजय की जानकारी मिलती है। साम्राज्य के अंदर भी यवनों, कंबोजों, नाबकों, नाब पंक्तियों, भोजों, पितनिकों, आंध्रों, पुलिंदों में हर जगह देवनाम प्रिय के धम के आदेशों की अनुपालना होती है। देवनाम प्रिय को विश्वास है कि जो लोग गलती करते हैं उन्हें जहाँ तक संभव माफ़ कर देना चाहिए। आठवीं जातियों, जंगल में रहने वाली जातियों को क्या कहे? आठवीं जातियाँ जो अपराध करती है क्षमा करने का आश्वासन दिया गया, उनको भी क्षमा कर देना चाहिए। दंड देने की चेतावनी भी दी गई है, यानी उनको कोई भी किसी प्रकार का दंड देने की चेतावनी दी गई है और उन्हें क्षमा करना है। 14वां शिलालेख, ये धम अभिलेख राजा प्रियदर्शी द्वारा इसलिए खुद उगाई गई कि लोग धम के सिद्धांतों की अनुपालना करें। 14वें में ये बात कही गई है। धौली व जोगढ़ में 11, 12, 13 नंबर के शिलालेखों स्थान पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिले हैं। धौली और जोगढ़ 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो 11, 12, 13 नंबर के शिलालेख हैं उनके स्थान पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिले हैं। ये तोसली व समपा के जिलाधिकारियों को संबोधित किए गए हैं। तोसली और समपा के जो जिलाधिकारी है उनको संबोधित किए गए हैं। तोसली धौली का प्रशासनिक केंद्र था और जोगढ़ है का प्रशासनिक केंद्र समपा था। तोसली का धौली का प्रशासनिक केंद्र था तोसली धौली, और जोगढ़ का प्रशासनिक केंद्र समपा। उनके अधिकारियों को विशेष आदेश दिए गए हैं। प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख, सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इह लौकिक पारलौकिक यानी इस लोक में और उस लोक में कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपने प्रजा की भी कामना करता हूँ। यह बात पृथक एक अभिलेख लिखा हुआ है, प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख है, उसमें ये जानकारी मिलती है। ये अशोक कहता है अपनी संतान के बराबर पूरी प्रजा को बताता है। इस अभिलेख की घोषणा तिष्य नक्षत्र के 8वें दिन में की गई। जो प्रथम कलिंग अभिलेख है उसकी घोषणा तिष्य नक्षत्र के 8वें दिन में की गई। नगर प्रशासकों को आदेश दिया गया कि लोगों को बिना किसी कारण के न तो बंदी बनाया जाए और न ही यातनाएं दी जाए। इस उद्देश्य के प्रति 5वें वर्ष एक अधिकारी के दौरे पर भेजा जाएगा जो यह देखेगा कि इन आदेशों का सही अनुपालना हो रही है या नहीं। लेकिन उज्जैन के राजकुमार को आदेश दिया गया कि अधिकारी 3रे वर्ष दौरे पर जाएं। उज्जैन को 3रे वर्ष के दौरे पर भेजा। इसी तरह तक्षशिला में भी 3रे वर्ष अधिकारी दौरा करके सुनिश्चित करेंगे कि आदेशों के सही अनुपालना। उज्जैन और तक्षशिला में प्रत्येक 3रे वर्ष दौरे की आदेश दिए गए, उज्जैन और तक्षशिला में। द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख, इसमें क्या है? इसमें अशोक यह कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, सभी मनुष्य मेरी संतान के बराबर है। प्रथम में कहता है, दूसरे में कहता है सभी मनुष्य मेरी संतान है। सीमांत क्षेत्रों में अविजित लोगों को भी धम्म का संदेश पहुंचाने और उनका विश्वास जीतने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। यानी जो जीते हुए क्षेत्र नहीं है वहाँ भी अपना संदेश पहुंचाना और उनका विश्वास जीतना। इस अभिलेख की घोषणा तिष्य नक्षत्र के प्रत्येक चौथे माह में की जाएगी। 3रा स्तंभ लेख, मनुष्य अपने सुकृतों को तो देखता है परंतु वह कभी अपने अपासिनव यानी पाप पर दृष्टि नहीं डालता। 3रा स्तंभ लेख में कहता है कि मनुष्य अपने सुकृतों अच्छे कार्यों को तो देख लेता है परंतु पापों को नहीं देखता। 3रा स्तंभ लेख ये कहता है। 4था स्तंभ लेख, जैसे एक माँ अपनी संतान को एक कुशल ध्याय को सौंपकर निश्चित हो जाती है,
उसी प्रकार मैंने भी राजों की नियुक्ति की है। चौथे स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि एक माँ एक कुशल ध्याय होती है, उसको अपना बच्चा सौंप करके जैसे स्वतंत्र फ्री हो जाती है, वैसे भी मैंने प्रजा को किसको सौंप दी, राजुकों को सौंप दी और मैं स्वतंत्र हो गया। चौथा स्तंभ लेख ये बात कहता है मृत्यु दंड प्राप्त लोगों को 3 दिन का प्रायश्चित का समय देना चाहिए। जिनको मृत्यु दंड दिया गया है उनको क्षमा याचने के लिए 3 दिन का तो टाइम देना चाहिए। चौथा स्तंभ लेख कहता है। पांचवा स्तंभ लेख उन प्राणियों की सूची है जिनकी हत्या करना निषेध किया गया है, यानी जिनकी हत्या किसी भी शर्त में नहीं की जा सकती, ये 5वें स्तंभ लेख में है। और 7वां स्तंभ लेख धम्म की व्याख्या व धम्म प्रचार प्रसारित किए गए कार्य व लोक कल्याणकारियों की जानकारी है, यानी उन्होंने क्या क्या किया धम्म के प्रचार के लिए और लोगों के कल्याण के लिए। 7वां स्तंभ लेख यह कहता है आजीवकों निग्रंथों आदि का संघ के साथ उल्लेख मिलता है। यह सिर्फ दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में मिला है। 7वां स्तंभ लेख दिल्ली टोपरा में मिला है। अशोक के अभिलेखों के बारे में विभिन्न तथ्य क्या क्या है, तो कंधार के द्विभाषीय अभिलेख के अनुसार अशोक के धम्म का प्रभाव शिकारियों व मछुआरों पर भी पड़ा। कंधार के जो द्विभाषीय अभिलेख है उसका प्रभाव अशोक के धम्म प्रभाव है। अशोक के धम्म का प्रभाव शिकारी और मछुआरों पर भी पड़ा है। कंधार के द्विभाषीय अभिलेख का कौशाम्बी के संघ भेद रोकने संबंधी आदेश में अशोक कहता है कि जब भी वो संघ में फूट डालने की कोशिश करता, चाहे वह भिक्षु हो या भिक्षुणी, उसे सफ़ेद कपड़े पहनाकर संघ से निष्कासित कर दिया जाए। कौशाम्बी में कहता है कि कोई भी फूट डालने की कोशिश करे तो उसे सफ़ेद कपड़े पहना करके निकाल दो। कौशाम्बी अभिलेख में लिखा है कि उपासकों को प्रत्येक उपोष्ठ दिवस पर आकर इस नियम की अनुपालना करनी चाहिए। अशोक के अभिलेखों में कापड़ या चापड़ नामक एक मात्र अभिलेख लेख का नाम मिलता है। अशोक के अभिलेखों में और कहीं जानकारी नहीं मिलती, सिर्फ एक कापड़ या चापड़ नामक ऐसे मिलता है कि जो अभिलेख लेखक था, अभिलेखों का क्या था, लेखक था, जिसका नाम था कापड़ या चापड़। श्रवणगिरी दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, श्रवणगिरी। आजकल यह मास्की के दक्षिण में कनकगिरी नामक कस्बा है। श्रवणगिरी क्या है, कनकगिरी। अशोक के अभिलेख में इसिला नामक प्राचीन नगर सिद्धपुर व ब्रह्मगिरी के पास है, जहाँ से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। इसिला नामक नगर का उल्लेख ब्रह्मगिरी अभिलेख में भी है। भाबरू अभिलेख से अशोक सबसे लंबा अभिलेख है। इसमें बुद्ध धम्म संघ के नामक त्रिरत्नों में आस्था प्रकट करता है। तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है भाबरू अभिलेख। इसमें अशोक क्या करता है, बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट करता है। इन्हें त्रिरत्न भी कहते हैं। भाबरू अभिलेख ही सिद्ध करता है कि अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था थी। एकमात्र कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख से ही अशोक की एक रानी कारुवकी और उसके पुत्र तीवर का नाम मिलता है। तो एक मात्र रानी कारुवकी और पुत्र तीवर का नाम मिलता है किसमें, लघु स्तंभ लेख में। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में तीवर व कारुवकी के अलावा अशोक के परिवार के किसी अन्य सदस्य का नाम अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता। तो अशोक के अभिलेखों में सिर्फ नाम मिलता है उसकी पत्नी कारुवकी और पुत्र तीवर का, और ये भी किसमें, कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा पाली थी, जो जनता बोलती थी वो पाली भाषा बोलती थी, और अशोक की राजभाषा थी वो प्राकृत थी, यानी राजकीय जो कार्यों में काम आती थी वो प्राकृत थी। अभिलेख की प्राकृत भाषा में ही खुदवाई, अशोक ने जो अभिलेख खुदवाए वो भी प्राकृत में ही खुदवाई। तो मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा पाली, अशोक की राजभाषा प्राकृत और अभिलेख भी प्राकृत में ही खुदवाए। तो इस प्रकार दोस्तों ये मौर्यकालीन जो मौर्य साम्राज्य का बहुत बड़ा टॉपिक है, हमने बहुत अच्छे से तरीके से इसको कंप्लीट किया है। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आपको किसी भी गाइड की किताब की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, चाहे डीएसएसबी, नेट, स्लेट, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और पर्याप्त मैटर इसके अंदर है। इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देख लेना, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। सिलेक्शन की आपकी गारंटी है। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपका कुछ सुझाव हो तो मुझे ज़रूर दें प्लीज़। थैंक यू।